Hello students, welcome to your computer class. Now हम लोग किस टॉपिक पे थे? कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंपोनेंट्स में मैंने 5 कंपोनेंट्स आपको बताए थे. हर कंपोनेंट की हम लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे. ठीक है. पहला कंपोनेंट क्या था? मीन्स 5 कंपोनेंट क्या थे? द फर्स्ट कंपोनेंट इज द CPU, मीन्स वेयर द रियल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म, दैट इज द CPU शायद पढ़ लिया था. ठीक है. CPU internal storage unit means the storing devices, primary memory. ठीक है. Can say the primary memory. Internal storage unit means primary memory, ताकि वहाँ पे जिससे प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी. उसके बाद आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर जो भी रिजल्ट है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है. इनपुट यूनिट जिसके थ्रू कंप्यूटर को डेटा आप सप्लाई करते हैं. और फिफ्थ वन इज द ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. पहला वाला था आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट consist of two things, CU and ALU. ठीक है. पहला CU, कंट्रोल यूनिट कैन से जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. मतलब कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू आपको रीड करना है तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा कि किस डिवाइस से क्या रीड करना है और कैसे रीड करना है और कब रीड करना है. आउटपुट डिवाइस के थ्रू आप रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा कि कब डेटा किस कैसे मीन्स और किस आउटपुट डिवाइस पर कब डेटा भेजना है और कैसे डेटा भेजना है. ये कंट्रोल यूनिट करेगा. क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी, मतलब आपका जो भी वर्क होना है उसमें अर्थमेटिक, लॉजिकल, ढेर रिलेशनल, ढेर सारे वर्क हो सकते हैं. तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि किस मतलब क्या वर्क होना है, किससे होना है, कहाँ पर स्टोर होगा, कहाँ पर काम होगा, कौन करेगा, ये सारी कंट्रोलिंग कैसे करेगा, ये सारी कंट्रोलिंग आपका कंट्रोल यूनिट करता है. मीन्स कंट्रोलिंग ऑल द वर्क ऑफ द कंप्यूटर. जैसे मेमोरी है तो कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी, कैसे रिट्रीव होगी, ये सारी कंट्रोलिंग का काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है. जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो ब्रेन ऑफ द मशीन कह सकते हैं. कंट्रोल ऑल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट. ठीक है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, it mainly have the two part, arithmetic unit and logical unit. आपके प्रोसेसर में जहां पर सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्किंग प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है उस एरिया को ALU कहते हैं. ठीक है. ALU के मेन 2 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक यूनिट में वो जगह जहाँ पर सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल वर्किंग परफॉर्म होती है, दैट एरिया, दैट प्लेस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक यूनिट. और लॉजिकल यूनिट मीन्स वो प्लेस जहाँ पर सारी लॉजिकल वर्किंग, लॉजिकल प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, दैट एरिया इज कॉल्ड द लॉजिकल यूनिट. बोथ आर द पार्ट ऑफ द ALU. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड द इंटरनल स्टोरेज यूनिट.
आइए आपको इसमें डिटेल में बताते हैं। इंटरनल स्टोरेज यूनिट। इंटरनल स्टोरेज यूनिट को नॉर्मल टर्म में आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी, जनरल आपका जो जवाब आता है वो ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी इज द वोलाटाइल वन, जिसमें हमने कुछ भी स्टोर करके रखा वो जैसी पावर ऑफ हो जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। बट दिस आंसर इज नॉट द करेक्ट आंसर। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर, मीन्स व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी। आई विल एक्सप्लेन यू कि आप कहाँ गलत हैं, ठीक है। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी is the memory through which your processor interact directly. Means प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे आपका प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। मतलब किसी भी डेटा को अगर रन होना है, किसी भी फाइल को अगर एग्जीक्यूट होना है, किसी भी प्रोग्राम को आपको रन कराना है, तो वो प्रोग्राम हमेशा प्राइमरी मेमोरी में होगा, तभी रन हो पाएगा। वो प्रोग्राम जैसे मान लीजिए आपको MS वर्ड चलाना है, ठीक है। MS वर्ड आपका अगर हार्ड डिस्क पर है तो वो नहीं चलेगा। जब तक वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में नहीं डाला जाएगा तब तक वो प्रोग्राम नहीं रन हो पाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के मेनली कहेंगे बिकॉज प्राइमरी मेमोरी इज नॉट द रैम एंड रोम। आपकी बुक में रैम एंड रोम ही है, बट दिस इज नॉट द रैम एंड रोम ओनली, इट्स द कैश एंड रजिस्टर टू। आई एम टेकिंग दिस वन इन द डिटेल ताकि मैं ये समझा सकूं कि जो आप कह रहे थे वो कहाँ गलत है। अब प्राइमरी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी, पहले वेयर यू वाज रॉन्ग। आप कहते हैं प्राइमरी मेमोरी मीन्स द वोलाटाइल वन, मीन्स पावर ऑफ होते ही डेटा चला जाता है। अब रोम आपका प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, ठीक है, और रोम इज द परमानेंट वन, मीन्स डेटा आपने नहीं, जो डेटा स्टोर है वो डेटा हमेशा रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी डजंट मीन द वोलाटाइल वन, ठीक। अब आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जिसमें आपका प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। अब इसमें आपके आते हैं रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। पहले कैश और रजिस्टर बता देते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में लेंगे। देखिए, रजिस्टर में वो डेटा स्टोर होता है जिस पर करंटली काम हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आपको 10 नंबर जोड़ना है तो आप एक एक करके ही तो नंबर जोड़ेंगे, तो वो नंबर जो जुड़ने में लगा हुआ है, एक बार में एक ही नंबर जोड़ रहा है, तो वो नंबर जिस पर ALU वर्क परफॉर्म कर रहा है वो नंबर आपका रजिस्टर है, करंटली जिस डेटा पर काम हो रहा हो, ठीक है। कैश आपका रैम और रजिस्टर के बीच में होता है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको किसी प्रोग्राम को रन कराना है, पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में होगा। रजिस्टर में मान लीजिए आपका 10,000 लाइन का प्रोग्राम है, रजिस्टर में उसमें से केवल एक लाइन होगी, जो लाइन करंटली रन हो रही है। बची हुई 10,000 लाइन रैम में है, ठीक है। अब व्हाट इज द कैश? कैश इज इन बिटवीन द रैम एंड रजिस्टर। जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, मान लीजिए वो प्रोग्राम जिसे आप रन करा रहे हैं वो 10,000 लाइन का है, ठीक है। अब एक लाइन तो आपने रैम में डाली, ठीक। अब अगली लाइन तो इसके जस्ट बाद वाली होगी, उसकी अगली लाइन जस्ट बाद वाली होगी, यानी आपको अगली लाइन के लिए फिर से अगर इसी पूरी 10,000 लाइन में से सर्च करना पड़े तो इट टेक टाइम। रैम की स्पीड कैश के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो कैश में क्या करते हैं, वो डेटा जिस पर करंटली काम कर रहा हो रैम का डेटा, कुछ डेटा कैश में डाल देते हैं, ठीक है। सारा नहीं, जैसे मुझे 10,000 लाइन में से 500 लाइन इसमें डाल दी,
वो 500 लाइन जिस पर करंटली काम हो रहा है। तो अब इसमें ढूंढना और इसमें से निकालना इन कंपेयर टू दिस फास्ट होता है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल स्पीड फास्ट हो जाता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ द कैश। मतलब रैम के कुछ कंपोनेंट जिस पर करंटली काम हो रहा हो वो हम कैश में डाल देते हैं ताकि जो भी प्रोग्राम की स्पीड है वो फास्ट हो जाए। स्पीड फास्ट कि प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत फास्ट है, लेकिन अगर रीड करने में ही टाइम लग जा रहा है तो ओवरऑल टाइम बढ़ जाता है। तो रीड करने वाला जो टाइम है वो अगर हम कैश में डालते हैं तो रीड करने वाला टाइम कम हो जाता है, तो ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है। दैट इज द वर्किंग ऑफ द कैश, ठीक है। अब कैश हो गया, रजिस्टर हो गया। अब हम आते हैं रैम और रोम पर। यस, नाउ what is the RAM and what is the ROM? RAM is called the random access memory and ROM is called the read only memory, ठीक है। अब पहले ROM लेते हैं फिर RAM लेंगे। ROM रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स जिस मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब उस पर आप कुछ भी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो जब हम कुछ लिख नहीं सकते तो फिर ऐसे स्टोरिंग डिवाइस का क्या यूज है जब हम इस पर हम कुछ लिख ही नहीं सकते। अब और इस पे लिखेगा कौन और उस लिखे का यूज कहाँ पर है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स किसी भी प्रोग्राम को रन होना हो, प्राइमरी मेमोरी है, आप पहले रैम में डालते हैं और तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। बट रैम इज द वोलाटाइल मीन्स पावर ऑफ हुआ, रैम के कंटेंट गए। अब रोम का कहां पर यूज है, देखिए आपका एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स आप किसी भी प्रोग्राम को रन होना है तो उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रोसेसर गिव द इंस्ट्रक्शन कि ये प्रोग्राम की गिव द इंस्ट्रक्शन कि मतलब प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखा हुआ है प्रोसेसर उसे रीड करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो मेन मेमोरी में होना चाहिए, तभी वो प्रोग्राम में जो लाइनें हैं वो प्रोसेसर रन करा पाएगा। और रैम के कंटेंट पावर ऑफ होते ही चले गए, ठीक है। अब मान लीजिए अपने काम करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन किया और बंद करके चले गए। अगले दिन आए, अब आपको कंप्यूटर ऑन करना है, मीन्स वेयर द वर्किंग। ऑन करना है का मतलब क्या हुआ? ऑन करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कंप्यूटर को ये चेक करना है कि जो बेसिक आईओ डिवाइसेस हैं वो लगे हुए हैं कि नहीं। और एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विथ कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर मेन मेमोरी में डालना है। क्यों? क्योंकि वो भी तो मेन मेमोरी में होगा तभी तो काम कर पाएगा। अभी मेन मेमोरी में कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मेन मेमोरी में कुछ नहीं है। अभी सबसे पहला काम सारे डिवाइसेस है कि नहीं ये चेक होना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर मेन मेमोरी में डालना है। तो ये वाला काम करने का भी प्रोग्राम चलेगा तभी ये काम होगा। कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता और ये प्रोग्राम भी प्राइमरी मेमोरी में होगा तभी चल पाएगा। और प्राइमरी मेमोरी यानी रैम तो खाली है, तो रैम में मेन चीजें डालने का प्रोग्राम कैसे चलेगा? वो प्रोग्राम होता है रोम में। दिस इज कॉल्ड द बूटिंग प्रोग्राम, ठीक है। रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और दिस इज द रीड ओनली, मतलब जो डेटा उसमें होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो पावर ऑफ होने पर नहीं जाते, ठीक है। तो बूटिंग प्रोग्राम यानी बूटिंग लाइनें। बूटिंग लाइनें कौन सी? जब आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं उस समय सबसे पहला काम क्या होना है, जितने डिवाइसेस नेसेसरी आईओ डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर ये सब लगे हुए हैं कि नहीं, और
ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर मेन मेमोरी में डालना। तो ये जो काम वाली जो लाइनें हैं वो आपकी रोम में होती हैं और ये लिखता है आपका कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और प्रोसेसर रोम से इंटरैक्ट कर लेगा क्योंकि रोम ये वो प्राइमरी मेमोरी है और रोम में जो लिखा हुआ है वो परमानेंट है। यानी आपने कंप्यूटर बूट किया, आपका प्रोसेसर रोम से इंटरैक्ट करता है, रोम में लाइनें चलती हैं कि चेक ऑल द नेसेसरी डिवाइसेस आर अटैच्ड, ये लाइन चली, ये वाला काम हुआ। उसके बाद रोम बोलता है कि हार्ड डिस्क में इस प्लेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, उसे उठाकर मेन मेमोरी यानी रैम में डालो, ये वाला काम हुआ। इतने काम के बाद रोम का काम खत्म। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में आ गया, फिर तो वो कंट्रोलिंग हैंड ओवर कर ही लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस। तो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाला जो प्रोग्राम है वो रैम में आ गया। नाउ द चार्ज गो टू ऑपरेटिंग सिस्टम, पर उसके आने से पहले तक जितना भी काम है वो परमानेंटली इसमें स्टोर होता है, क्योंकि रैम में तो कुछ भी नहीं है। तो आपके सिस्टम का जो बूटिंग वाली चीज होती है, बूटिंग वाला प्रोग्राम, बूटिंग वाली लाइनें, दैट इज स्टोर्ड इन द रैम, राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम? फर्स्ट देखिए, आपकी बुक में थोड़ी सी चीजें गलत दी हुई हैं। रैम इज इजीली एक्सेस बाय द प्रोसेसर और उसके करेस्पॉन्डिंग रोम इज नॉट एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसर। दिस लाइन इज इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल बता दिया। बूटिंग समय आपका जो प्रोसेसर है रोम से ही इंटरैक्ट करता है, उस पे जो बूटिंग लाइनें लिखी है उसी पे काम करता है, ठीक है। तो प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी है, प्रोसेसर इंटरैक्ट करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो वो प्राइमरी मेमोरी कैसे हुई, ठीक। तो दिस लाइन इज रॉन्ग। आपके पास अगर बुक हो तो कट दैट लाइन, जब बुक खरीदिएगा तो कट कर लीजिएगा। दैट लाइन इज रॉन्ग, मीन्स प्रोसेसर इंटरैक्ट विद द रोम डायरेक्टली। दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहली चीज प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन ही यही होती है कि प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी थ्रू विच द प्रोसेसर इंटरैक्ट डायरेक्टली। Processor can interact with the RAM, can interact with the ROM. Both are the primary, right? उसके बाद वाली लाइन सही है। RAM is the volatile and ROM is the non-volatile, ठीक है। उसके बाद RAM is stored compared to the secondary memory. RAM में कम डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर करते हैं। अभी हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, बोथ आर द प्राइमरी। दोनों में ही प्रोसेसर से आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। रैम में आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन रैम बट यू कांट राइट ऑन रोम। रोम में जो कंटेंट होते हैं वो हैं, ना आप उनको मिटा सकते हो और ना आप उस पे लिख सकते हैं। उस पे जो लिखता है वो आपका मैन्युफैक्चरर होता है कंप्यूटर का, या तो प्रोम प्रोग्रामर होता है, आप नहीं लिख सकते। दैट इज द सेकेंड डिफरेंस, मीन्स यू कैन राइट ऑन द रैम, यू कांट राइट ऑन द रोम। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक। बाकी एक्सपेंसिव है और कॉस्टली है, दैट इज नॉट द डिफरेंस। नाउ रैम आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एंड द डायनेमिक रैम। डिफरेंस, रैम इज द वोलाटाइल वन, ठीक है। मतलब आपने कुछ भी स्टोर किया, पावर ऑफ होते हुए चला जाएगा। Now what is the meaning of static and the dynamic? Static, आपने कुछ भी लिखा है, पावर अगर है तो वो जो भी कंटेंट है वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें अगर पावर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डायनेमिक रैम,
डायनेमिक रैम क्या होती है कि आपने रैम में कुछ भी लिखा है, पावर है, तो भी एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, यानी वो डिलीट। देखिए स्टोर क्या होता है, 1 and 0, ठीक है। तो कुछ समय बाद पावर होने के बावजूद ये 1 0 की तरफ बढ़ने लगता है, मीन्स जो भी स्टोरिंग है वो कम होने लगती है, इंटेंसिटी कम होने लगती है। तो डायनामिक रैम को टाइम टू टाइम आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, दैट इज द डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायनेमिक रैम को आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रोम होता है आपका फ्रॉम, एक तो रोम ही हो गया, फ्रॉम EEPROM और EEPROM। मैं चारों में डिफरेंस बता रही हूँ। रोम आपके मैन्युफैक्चरर ने जो कुछ भी लिखा है एक बार लिख दिया, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, ठीक। फ्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप 4 to 5 टाइम्स इरेज करके लिख सकते हैं, 4 to 5, नॉट मोर देन दैट। और आप नहीं लिखते हैं, लिखता फ्रॉम का प्रोग्रामर है, ठीक है। तो यू नहीं, दिस इज दिस वन, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी written by the manufacturer, from is the read only memory written by the from programmer, both are read only, you can't erase, ठीक है। EEPROM erasable programmable read only memory, erasable programmable read only memory को आप अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करके फिर से लिख सकते हैं। तो ये शायद 10 to 12 टाइम्स आप लिखकर इरेज कर सकते हैं। जब आप नहीं लिखते हैं, लिखते फ्रॉम वन प्रोग्रामर ही है, पर 10 to 12 टाइम्स आप उसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स ये जो फ्रॉम है वो इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। इस पे आप चाहे जितनी बार इरेज करके लिख सकते हैं। आप नहीं लिखते, लिखते फ्रॉम प्रोग्रामर ही है, बट मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मीन्स यू कैन इरेज एंड यू कैन रीराइट द प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्रामर। ओके, सफिशिएंट वन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इनपुट डिवाइसेस है, हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।